आइए इस एक्सप्लेनर में समय की धारा में एक शानदार सफर पर चलते हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप के उस विशाल और लगातार बदलते इतिहास को समझेंगे जो कई सहस्त्राब्दियों में फैला है और जिसने मानव सभ्यता को सच में गहराई से आकार दिया है। अब एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है, आखिर कैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र ने दुनिया के प्रमुख धर्मों को जन्म दिया, सदियों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाया और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों के उतार चढ़ाव के बीच भी अपना वजूद बनाए रखा। चलिए इसके पीछे की कहानी को खंगालते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ, सभ्यता के उदय से। देखिए, ये सफर शुरू होता है अफ्रीका से आए शुरुआती मानवों के कदमों के निशान से। फिर धीरे धीरे मेहरगढ़ संस्कृति का विकास होता है और अंततः हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उन बेहद उन्नत और प्राचीन शहरी केंद्रों तक। मतलब इस कालखंड ने इस क्षेत्र में मानव बस्ती और शहरीकरण की एक अत्यंत मजबूत नींव रखी। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि विचारों के केंद्र थे। शहरीकरण के बाद लौह युग आते आते पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी वो गहरी अवधारणाएं उभरी जिन्हें हम आज भी जानते हैं। यही वो समय था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे स्वदेशी विचार पनपे, जिन्होंने आगे चलकर पूरे एशिया की आध्यात्मिक दिशा ही बदल दी। अब यहाँ इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की भयानक तबाही देखी और उसके ठीक बाद उन्होंने अपने पूरे प्रशासन को ही शांति और अहिंसा की ओर मोड़ दिया। इतिहास में किसी इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य का अचानक युद्ध छोड़कर करुणा और धार्मिक विस्तार का रास्ता अपनाना वाकई एक दुर्लभ और हैरान करने वाली बात है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक नए युग की तरफ, शास्त्रीय स्वर्ण युग। तो हुआ क्या कि 1855 ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य बिखरा तो कई बाहरी आक्रमण हुए, लेकिन इन सब ने अंततः एक नई एकीकरण शक्ति को जन्म दिया और वो था गुप्त साम्राज्य। ये वो दौर था जिसे आज भी दिल्ली के उस मशहूर लौह स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। कला, विज्ञान और संस्कृति में इस समय अभूतपूर्व तरक्की हुई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वर्णयुग सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा। यहीं से बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया की नींव पड़ी। भारतीय सभ्यता, प्रशासन और संस्कृति ने भौगोलिक सीमाओं को पार किया और एशियाई महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में अपने विचार निर्यात किए। समय आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं मध्यकालीन सांस्कृतिक पुनर्जागरण में। 1006 के आते आते प्रशासन की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जो पहले के स्थानीय शासक थे, उनकी जगह दिल्ली सल्तनत के नए तुर्क मुस्लिम नेतृत्व ने ले ली। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया के एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क के साथ सीधे तौर पर जुड़ गया। सच कहें तो ये युग बड़ी ही गहरी जटिलताओं से भरा था। एक तरफ उर्दू जैसी खूबसूरत भाषा का जन्म हुआ, बेहतरीन इंडो मुस्लिम वास्तुकला खड़ी हुई और रज़िया सुल्ताना जैसी एक महिला ने सत्ता संभाली, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्ण निष्पक्षता से देखें तो ये वो दौर भी था जहां मंदिरों के विध्वंस की घटनाएं भी इतिहास में दर्ज हुईं। तो ये पूरी तरह से एक बहुआयामी इतिहास रहा है। और फिर एंट्री होती है एक नई ताकत की, मुगल महाशक्ति। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आने से अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा, जिसे हम प्रोटो औद्योगिकरण कहते हैं। तैमूरी पुनर्जागरण की विरासत को अपनाते हुए मुगल राज्य ने इस पूरे क्षेत्र को एक विशाल विनिर्माण केंद्र यानी एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल कर रख दिया। और ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। अपने चरम पर यह साम्राज्य सचमुच पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था। वैश्विक व्यापार में इनकी हिस्सेदारी इतनी विशाल थी कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका था। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, यह महाशक्ति भी हमेशा नहीं टिक सकी। एक तरफ पुर्तगालियों ने नए समुद्री रास्ते खोज लिए और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य और अफगानों जैसे अंदरूनी और बाहरी दबाव ने धीरे धीरे इस विशाल एकीकृत मुगल सत्ता को विघटित करना शुरू कर दिया। इसी टूट-फूट ने रास्ता खोला हमारे अगले अध्याय का, औपनिवेशिक शासन और विद्रोह। जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो जो भू राजनीतिक खालीपन आया, उसे एक विदेशी सरकार ने नहीं बल्कि एक व्यापारिक कंपनी ने भरा। जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते ही देखते इस कॉरपोरेट कंपनी ने अपनी नीतियां लागू की और 19वीं सदी के मध्य तक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर एक संप्रभु शक्ति की तरह कब्जा जमा लिया। इतिहास की ये सच में एक अनोखी घटना थी। लेकिन फिर आया 1857 का ऐतिहासिक और व्यापक विद्रोह।
इस बगावत ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला दिया। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉरपोरेट राज हमेशा के लिए खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसी को हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। और फिर शुरू होता है वो दौर जिसने आज के नक्शे को आकार दिया, विभाजन और आधुनिक स्वतंत्रता। ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के तहत आज़ादी की मांग अब एक विशाल जन आंदोलन बन चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश को आज़ादी के लिए एकजुट किया। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम बहुल देश बनाने की मांग रखी। इन दोनों अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपमहाद्वीप के भविष्य की रूपरेखा तय की। दशकों का ये लंबा राजनीतिक संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जटिल बातचीत आखिरकार अगस्त 1947 के उस बेहद नाटकीय चरम बिंदु तक जा पहुंची। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य पूरी तरह से भंग कर दिया गया और इसके नतीजे बहुत ऐतिहासिक थे। अगस्त 1947 में ब्रिटिश राज का अंत हुआ और हजारों सालों के उस साझा इतिहास में से दो नए स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। यह सचमुच एक युग का अंत था और एक बिल्कुल नई शुरुआत भी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सिंधु घाटी से लेकर गुप्तकाल, मुगलों और ब्रिटिश राज तक के हजारों सालों के इस प्राचीन एकीकरण और फिर आधुनिक विभाजन की गूंज आज भी हमारे वर्तमान में सुनाई देती है। ये सब मिलकर आज भी दक्षिण एशिया की नियति को कैसे आकार दे रहे हैं? हमारा अतीत किस तरह लगातार हमारे वर्तमान को चला रहा है, ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।